A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 16 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये साइंस एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के साथ ही हम लोग साइंस एनसीईआरटी अप टू क्लास 10 हम फिनिश करने जा रहे हैं। हम लोग जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था कि 11th और 12th क्लास की साइंस एनसीईआरटी के सिर्फ हम कुछ ही चैप्टर्स को पढ़ेंगे विच विल बी मोस्टली पर्टेनिंग टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। हम उनमें से कुछ चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ चैप्टर्स, कुछ साइंस के चैप्टर्स जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उन चैप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास 10 का लास्ट चैप्टर है। अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मुझसे जुड़े हुए सभी जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ उन सब के PDF को आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। तो ये जो चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ये जो चैप्टर है ये कुछ भी नया चैप्टर नहीं है। अभी तक हम क्लास 7, 8, 9 इन सब चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो हमें उसका जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। हमें रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो इतनी तेज़ी से रिप्लेनिश नहीं होते हैं जितनी तेज़ी से हम उनको डिप्लीट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में यू विल फील कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पहले ही जूनियर क्लासेस में पढ़ लिया है और सिंस यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम ऑल्सो, तो ये चैप्टर जो है आप बार बार पढ़ते रहते हैं। और ये चैप्टर जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जो है अगर मैं चैप्टर में क्या बताया गया है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हम जो भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे ह्यूमंस की बात हो रही हो चाहे किसी की भी बात हो रही हो, हमें एक हार्मनी मेंटेन करके रखनी पड़ती है नेचर के साथ। अगर आप नेचुरल हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं किसी भी कारण से तो इट विल लीड्स टू नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, पूरे के एनवायरनमेंट को, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। जो हमारे बहुत सारे लॉन्ग लास्टिंग जो हमारे ट्रेडिशन हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम हैं, फेस्टिवल्स हैं, फूड है, बिलीफ है, आप देखेंगे उन सब में आपको एक चीज़ सिखाई जाएगी। जितने भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल होंगे, जितनी भी प्रैक्टिसेस होंगी, स्टोरीज, उनमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। आपको उसमें सिखाया जाएगा कि नेचर के साथ हार्मनी बना के रखनी है, नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ओल्ड स्टोरीज सब आपको यही सिखाती है, वो इसीलिए क्योंकि नेचर के साथ बैलेंस बना के ही हम अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अगर हम अपनी फ़िलासफ़ी की बात करें, वैसे वासुदेव कुटुंबकम की बात करें, जिसका मतलब है द एंटायर अर्थ इज़ वन फैमिली, तो वो भी यही सिखाता है कि हमारी पूरी की पूरी अर्थ जो है वो एक फैमिली है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अलग उपनिषद्स हैं, वेदा हैं, उन सब के अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात के बारे में बताया गया है अलग अलग तरीक़ों से, मतलब अलग अलग स्टोरीज़ के फॉर्म में, मंत्रास के फॉर्म में, अलग अलग वर्सेस के फॉर्म में बताया गया है कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, तभी नेचर हमें प्रोटेक्ट करती है। क्लास 9 में हमने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था, सॉइल के बारे में, एयर, वाटर, हमने इन सब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था क्लास 9 में। हमने पहले वाले चैप्टर्स में ये भी देखा था, पॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। क्लास 9 और क्लास 8 में हमने बहुत डिटेल में पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसको ज़रूर देख लें, एटलीस्ट उसका PDF ज़रूर पढ़ लें। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो पॉल्यूशन है वो किस तरीके से जनरेट हो रहा था, वो हमारी किसी न किसी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ से ही पॉल्यूशन अल्टीमेटली जनरेट हो रहा था। फिर हमने बात किया था हमें सोचना चाहिए अबाउट हाउ वी ऑट टू बी यूजिंग आवर रिसोर्सेज सो एज टू सस्टेन दैम एंड कंजर्व अवर एनवायरनमेंट। ये हमें सोचना पड़ता है, तो हम इसीलिए इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, इन सब को
यूज़ करते हैं, इन सब से जुड़े क्या क्या इश्यूज़ हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। एक तो इशू ये है कि भाई ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसा कि हमने बात किया। दूसरा कि अगर हम इनको पॉल्यूशन जो है हम क्रिएट कर रहे हैं, पॉल्यूशन जो है हम इन रिसोर्सेज के बीच में पॉल्यूशन डाल देते हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारी फूड चेन का पार्ट बन जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में लेट्स डिस्कस। हमने देखा है, हमने बहुत सारी बाद में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया है। दे आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम। जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या ओजोन का होल जो है, ओजोन में होल बन रहा है, या कुछ भी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमेशा ग्लोबल प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब कभी कभी दे आर लिमिटेड टू द स्मॉलर एक्सटेंट, लाइक फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक तरीके का पॉइजनिंग हो रहा है, या वहाँ पे कोई एक तरीके की फैक्ट्री लगाई गई है जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, बट बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ग्लोबल होती हैं। देयर आर बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कि देयर आर ओन नेशनल लॉज एंड एक्ट्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, अलग अलग तरीके के कन्वेंशन बनाए गए हैं, UNFCCC बनाया गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब क्लाइमेट जो इतनी तेज़ी से बदल रहा है उसको रोकने के लिए अलग अलग तरीके के केमिकल की कन्वेंशंस बनाए गए। हार्मफुल केमिकल्स के लिए, ओके, हज़ार्डस जो केमिकल है उनको प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग कन्वेंशंस हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल की बात है। ये सारे चैप्टर्स जो हैं, अगर हम इंटरनेशनल लॉ और रेगुलेशंस की बात करते हैं तो दैट वी विल स्टडी सेपरेटली इन केस ऑफ जो हमारा IR और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इलेबोरेट जो सेक्शन होगा उसके अंदर हम ये चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के सेक्शन में। तो सिंस ये इस चैप्टर में नहीं दिया गया तो मैं फिर से वही कहूँगी, मैं आई विल स्टिक टू द चैप्टर, जो भी चैप्टर के डायमेंशंस हैं उसी को मैं स्टिक करूँगी जो NCERT में दिए गए हैं। तो इंटरनेशनल नेशनल जो है हमारे लॉज बने हुए हैं, कन्वेंशंस हैं जो हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज बाय अनथिंकिंगली एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज हैज़ बीन फेयरली रीसेंट फिनोमिना इन आवर सोसाइटी। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है, हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गीला कचरा सूखा कचरा अलग से करिए, अलग अलग कलर कोडिंग होती है डस्टबिन की, रेड डस्टबिन, येलो, रेड, इस तरीके से अलग अलग कोडिंग हो जाएगी। अलग अलग तरीके का वेस्ट अलग अलग, शार्प वेस्ट को अलग तरीके से, रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको अलग तरीके से डिस्पोज करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं सोचती है, बट अवेयरनेस इज़ बीइंग जनरेटेड सो दैट, लाइक प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, है ना, या बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सिटीज़ में अब कहीं, जैसे कुछ ऐसे सिटीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे मुनार हुआ, वहाँ पे क्या होता है कि आप प्लास्टिक का बैग आपको मिलेगा ही नहीं। दैट वाज वेरी गुड। अगर आप मुनार में जाएंगे तो आपको वहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर ही रैप करके सब कुछ मिलेगा, या आपको बैग्स भी मिलेंगे तो पेपर बैग्स मिलेंगे। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर से वो जो क्लॉथ वाला जो थैला होता है, बैग होता है, उसको लेके जाते हैं, विच इज़ आवर ओल्ड प्रैक्टिस। पहले ज़माने में हम यही किया करते थे। हमें गंगा एक्शन प्लान के बारे में हम इसमें बात करेंगे। मतलब कि गंगा एक्शन प्लान, मतलब गंगा इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है तो उसको बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान लेके आना पड़ा, जो कि द मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट केम इन 1985 में आया था, जो कि गंगा का वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया था तब आया था। जो गंगा में हुआ क्या था, मतलब अगर आप किसी रिवर को या किसी वाटर बॉडी को पॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम जनरली क्या मेजर करते हैं, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें मेजर करते हैं। उसके काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसमें चेक किया जाता है कोई हैवी मेटल का पॉइजनिंग तो नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो गंगा कॉलीफॉर्म जो होता है, कॉलीफॉर्म एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है। तो अगर ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर वो रहता है तो वो फीकल मैटर में भी पास ऑन होगा। तो whose presence in the water indicates contamination by disease causing microorganism। अगर उसकी एक परमिसिबल लिमिट होती है कि भाई इतने लिमिट तक ये जो कोलाई जो कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है वो पानी के अंदर रह सकता है, दैट इज़ अ परमिसिबल लिमिट, तब तक हम उस वाटर को कहेंगे कि भाई पॉल्यूटेड नहीं है। जब वो उस रेंज जो दी गई है उससे ज़्यादा बैक्टीरिया अगर आपको पानी में मिल रहा है, किसी भी नदी के पानी में या रिवर या नदी के पानी में, पॉन्ड के पानी में, तो समझ लीजिए कि वो कंटामिनेट हो चुका है। या वाटर सप्लाई के बीच में भी ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, बड़े बड़े महानगरों की बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है नहीं। तो जब भी बारिश वाला सीज़न आता है, मानसून सीज़न में क्या होता है, मानसून सीज़न में ड्रिंकिंग वाटर की जो पाइपलाइन जारी होती है, सूएज का पाइपलाइन भी उसके आसपास होता है और सूएज का डिस्पोजल ठीक से नहीं होता, तो पानी, पीने वाले पानी के बीच में सीवर का जो पानी होता है वो मिक्स हो जाता है। तो सूएज वाटर जब मिक्स होता है उसके अंदर, तो क्या मिक्स होता है, ये कोलीफॉर्म का वहाँ पे मिक्सिंग होना शुरू हो जाती है। मतलब ये सोचिए कि जो फीकल मैटर है
विच हैज़ टू बी, जिसको अलग से जाना था अलग पाइपलाइन में सूएज के अंदर, वो आपके पीने वाले पानी में मिक्स हो रहा है। तो आप खुद समझ जाइए, पीने वाले पानी में अगर इस तरीके का फीकल मैटर मिक्स होना शुरू हो जाएगा तो डिजीज़ अपने आप होंगी। तो इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा जो महानगर हैं स्पेशली, उनमें क्या होता है, जहाँ पे दिल्ली भी उसमें से एक है, आपने अभी रिसेंटली देखा मतलब कितना वाटर लॉगिंग होता है। मुंबई में आप हमेशा न्यूज़ में देखते हैं, चेन्नई, लाइक ऑल द बिग बिग सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो कोप नहीं कर पाता। जैसे ही पानी ज़्यादा आ गया, बारिशें कर दी अगर भगवान ने, तो जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, मिक्सिंग हो जाती है पानी की। तब किस तरीके के डिजीज़ आ जाते हैं, बहुत सारे आपको उस टाइम में टाइफॉइड जैसे डिजीज़ बड़े हुए दिखाई देंगे। टाइफॉइड आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ओरोफिकल रूट से ही वो फैलता है, मतलब गंदा पानी, गंदा खाना, गंदे हैंड्स, फीकल मैटर का कंटैमिनेशन। तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा के केस में क्या हुआ, गंगा के केस में नोटिस किया गया 1986 में गंगा एक्शन प्लान आया था, तो उस टाइम पे नोटिस किया गया कि गंगा के अंदर कॉलीफॉर्म नाम के बैक्टीरिया जो है, टाइप के जो बैक्टीरिया है, उसका जो नंबर है एक सर्टेन लिमिट विच इज़ द परमिसिबल लिमिट, उससे ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है, गंगा के अंदर सुएज का डिस्पोजल हो रहा है, गंदे नाले जो हैं वो गंगा के अंदर जाके मिल रहे थे, जिससे कि गंगा का वाटर क्या हो गया था, कंटैमिनेट हो गया था। गंगा जैसे कि जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमें पवित्र रिवर मानते हैं उसको, वो क्या है, पॉल्यूट हो गई थी। तो क्या होता है, अगर हमको ये चीज़ को करना है, मतलब ये तो था गंगा एक्शन प्लान के बारे में, गंगा बहुत पॉल्यूट हो गई थी, उसको हमने कैसे देखा कंटामिनेशन को, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के फॉर्म में, तो हमने चेक कर लिया प्रेजेंस उसका। अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें किस तरीके के क्या मेथड्स हमें अपनाने पड़ेंगे जिससे कि हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा पाएँ और उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ये जो है हमने ये वाले जो आवर्स हैं 5 आवर्स, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़े थे, 5 आवर्स टू सेव द एनवायरनमेंट। उसके अंदर क्या क्या आता है, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस एंड रीसाइकिल। इस तरीके से आप जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये 6 आवर्स हैं, मतलब कई तरीके के बहुत सारे आवर्स लोग देते हैं, रिपेयर, ये रीयूज़, रिफ्यूज़, रीसाइकिल, रीथिंक, रिड्यूस, है ना। तो क्या होता है, इसी तरीके के मिले जुले हैं। आपको 5 आवर्स, 6 आवर्स, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत काम आएगा और ये आपको एक थॉट देता है कि आपको किस लाइन में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है इसमें। तो क्या है ये 5 आवर्स में क्या बताया जाता है, रिफ्यूज़ का मतलब क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। अभी मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, वी हैव अ टेंडेंसी कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे और इतनी सारी ऐसी चीज़ें खरीद कर लेकर आएंगे जिसका हमें कोई यूज़ नहीं होगा, सिर्फ हमें देखने में अच्छी लगी, हमें लगता है कि किसी दिन हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन हम उसको यूज़ कभी नहीं करते। तो रिफ्यूज़, हमें रिफ्यूज़ करना आना चाहिए। जो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उसको नहीं खरीदना, चाहे आपके पास कितना भी टेम्पटिंग आपको लगे। लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें खाना भी आता है, लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं खाइए खाइए, आपको लगता है कि अगर आप नहीं खा पाएंगे, आपको नहीं खाना चाहिए, अगर आपका स्टमक भी फुल है, तो आपको उसको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा, रिफ्यूज़। फिर रिड्यूस, आपको अपना खुद का जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को कम करिए। अगर आप जितना ज़्यादा पेपर को वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, आप डिमांड बढ़ेगी तो प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, पेड़ काटे जाएंगे आपके पेपर। तो पेपर को इसलिए कम यूज़ करिए, मतलब अगर आप एक शीट के साइड पे लिखते हैं तो उसकी जो पीछे साइड को अगर आप खाली छोड़ दें तो उसको रफ वर्क के लिए आप यूज़ करिए। इस तरीके की चीज़ें, मतलब रिड्यूस। अगर रिसाइकिल करने की कोशिश करिए। रीयूज़ मतलब एक तरीके के रिसाइकल, जैसे कि अगर आपने लिखने वाला पेपर यूज़ किया तो आप उसको रद्दी में बेचिए ताकि वो रिसाइकिल होकर न्यूज़पेपर वाला पेपर बन जाए। या फिर आपका कोई मेटल का स्क्रैप पड़ा हुआ है तो आप उसको ऐसे ही ज़मीन में फेंकने की बजाय, डंप करने की बजाय कहीं पे भी, आप उसको रीयूज़ करने के लिए दीजिए ताकि उसको फिर से गलाकर फिर से दोबारा मेटल बनाया जा सके, राइट। सेम प्लास्टिक के लिए भी है। प्लास्टिक की जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे, हाई ग्रेड जो प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन वाला प्लास्टिक नहीं, उसको आप रीयूज़, रिसाइकिल करने के लिए दीजिए ताकि वो दोबारा से यूज़ में आ पाए। रिसाइकल भी आप समझ गए। रिसाइकल का मतलब क्या है कि एक जो आर्टिकल था आपने उसे यूज़ कर लिया तो उसको आप रिसाइकल करके दोबारा से उसका कुछ और बना के उसी फॉर्म को दोबारा से बार बार यूज़ करेंगे। जैसे प्लास्टिक का एक आपने सोचिए इतना बड़ा सा कोई डब्बा आपने यूज़ किया, आपने उसका यूज़ ख़त्म हो गया, आप उसको रिसाइकल में दीजिए ताकि उसको फिर से गलाया जाए, फिर से प्लास्टिक बने, फिर से वो चेन में बार बार यूज़ हो जाए। रीपर्पस मतलब अगर आपका किसी एक चीज़ का पर्पस सॉल्व हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई डिश है या आपका कोई ग्लास है या कोई ऐसी चीज़ टूट गई है, कप है उसको टूट गई है, तो आप उसको रीपर्पस कर दीजिए। जैसे आप उसको चाय पीने के काम में लाते थे तो उसको अपना पौधा लगाने के काम में लाइए, उसका
कोई खाली डब्बा है तो उसका आप क्या कहते हैं, कोई पेन स्टैंड बना सकते हैं, कोई पौधा लगाने का डब्बा बना सकते हैं, खाली टायर्स को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर कम कर रहे हैं। आप उन्हीं चीज़ों को दोबारा दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग पर्पज़ की तरह यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट को, अगर आप बार बार ऐसा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल डैमेज को आप कम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि चीज़ें जो है रिसाइकल हो जाएं। अभी आपने देखा होगा, सिंस ये चैप्टर जो है काफ़ी जनरल चैप्टर है, इसलिए हम लोग कुछ अलग बातें भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अगर आप अपने पुराने शूज़ हैं, अपने पुराने क्लोथ्स हैं, अपने पुराने यूटेंसिल्स हैं, जो भी चीज़ें, स्टेशनरी है जो आपकी पुरानी आप नहीं यूज़ करते, पेन्स हैं, उन सब चीज़ों को आप डोनेट कर सकते हैं। देर आर सो मेनी NGOs इस तरीके की बनी हुई हैं जहाँ पे कि आप अपनी चीज़ें जिनको आप यूज़ नहीं करना चाहते या आप उनसे बोर हो गए और वो अच्छी हालत में आपको लगता है, तो आप उनको डोनेट कर सकते हैं, सो दैट जो कि लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके पास वो जा सकती हैं। और ऐसे ही आप यकीन मानिए, जब तक हमें पता नहीं होता, जब तक हम अनअवेयर होते हैं, तब तक हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, मतलब हमारी ये चीज़ हमने डस्ट कचरे में फेंक दिया, इसी तरीके से वेस्ट कर दी। लेकिन जब हमारे को अवेयरनेस आती है, जब हम ये जानते हैं, जब हम वहाँ जाके देखते हैं, तो हमें समझ में आता है, यस, हमारी यूज़ की हुई किताबें, हमारे कपड़े, हमारे शूज़, हमारे खिलौने, हमारे पेन्स और भी हज़ार तरीके की चीज़ें जो भी हम घर पे यूज़ करते हैं, जो सही हालत में अगर आप उन्हें डोनेट करते हैं तो इतने सारे वो लोग यूज़ करते हैं जो कि इसको कभी अफोर्ड नहीं कर पाते। देन यू विल रियलाइज़। एनीवेज, तो ये सारा क्या था, रीसाइकल, रीपर्पज़, डोनेशन, ये सारी चीज़ें क्या करती थी, ये सारी की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर को कम कर रही हैं, इससे कि आप एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचा पा रहे हैं। सो यू कैन यूज़ दिस चार्ट वाइल राइटिंग योर आंसर। तो ये क्या है, ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस है जो कि एनकरेज करती है लोगों को, जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, दिस इज़ वन। फिर हम बात करते हैं, हाउ डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज किस तरीके से करेंगे, राइट। देखिए, हमने देखा है रोड्स, बिल्डिंग्स, सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो कंजम्पशन के आइटम्स है, फूड, क्लोथ्स, बुक्स, टॉयज, व्हीकल आर ऑब्टेन फ्रॉम रिसोर्सेज, वो अर्थ से आ रहे हैं। आपकी कोई भी चीज़ है, अब जहाँ पे आप बैठ के देख रहे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आपने लाइट्स ऑन की हुई हैं, आपके पास बुक्स है, आपके पास पेन्स है, आपके पास अच्छा हेडफोन होगा, मतलब जो भी चीज़ें हैं, आप जिस घर में रहते हैं, जो टेबल है, वो सबकी सबको बनाने के लिए आपने क्या किया है, आपने नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ किया है। मतलब अगर आपने नहीं किया तो किसी और ने, जिस फैक्ट्री में वो बने हैं, उन्होंने नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ किया गया। अल्टीमेटली अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो नेचर के रिसोर्सेज को आपके लिए यूज़ किया गया है, राइट। तो ओनली थिंग वी गेट फ्रॉम आउटसाइड इज, अब हम ये समझते हैं कि सारी की सारी चीज़ें, हमको जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वो हमें अर्थ से मिल रहे हैं, राइट, अर्थ से मिल रहे हैं। एक चीज़ जो हमें अर्थ से नहीं मिल रही, द ओनली थिंग विच अर्थ इज़ ऑल्सो गेटिंग फ्रॉम समवेयर एल्स इज एनर्जी, वो हमें कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। ये हम बहुत अच्छे से अब समझ चुके हैं, कम से कम वो सब लोग जो कि मेरी क्लासेस को लगातार देख रहे हैं वो समझ चुके हैं कि हमारा अल्टीमेटली जो है एक ही सोर्स है एनर्जी का, हमारे इस पूरे नेचर में, अर्थ की मैं बात कर रही हूँ, तो हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है, इकलौता, जो कि हमें एनर्जी दे रहा है। वो कौन है, वो सन है। हमारे को सारी एनर्जी जो है सन से मिल रही है। तो अपार्ट फ्रॉम एनर्जी, हमारे को सारा का सारा जो मैटर है, सब कुछ कहाँ से मिलता है, अर्थ से। अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से, और हमें भी कहाँ से मिल रही है एनर्जी, सन से। तो even this energy is processed by living organism and various physical and chemical processes on the earth before we make use of it. ये हम जान चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमने ये बात पढ़ी थी, हमने ये देखा था कि जो प्लांट्स जो हैं 1% जो एनर्जी आ रही है सन की, 100 अगर आ रही है तो 1% को फिक्स कर देते हैं, केमिकली फिक्स कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, खाना बना देते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अपने खुद के लिए भी बना लेते हैं प्लांट्स खाना, और हम सब के लिए भी बना देते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, सब के लिए। तो हम उस खाने को यूज़ करते हैं। फिर हमने ट्रॉफिक लेवल की बात किया था कि भी फूड चेन की बात की थी, फूड वेब की बात की थी, एक ट्रॉफिक लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके हमने बात किया था। 3 से 4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते थे। तो क्या होता था, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना % एनर्जी पास ऑन हो रहा था, आपने लास्ट क्लास में देखा था। ओके, रिकॉल। तो बात यह है कि जो भी फूड जो बना रहे हैं प्लांट्स, या जो भी एनर्जी जिस वजह से हम लोग चल रहे हैं, या पूरा के पूरे ऑर्गेनिजम्स जो वर्क कर रहे हैं, उस सब की एनर्जी कहाँ से फिक्स हुई है, अल्टीमेटली सन की जो एनर्जी, उसको फिक्स किया गया है पहले केमिकल प्रोसेस के थ्रू, और फिर हमने उसे खाया है, और हम उसे फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए। दिस मच यू अंडरस्टूड बाय दिस टाइम, ओके।
तो हमें क्या है, अपने रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज देर आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर नॉट अनलिमिटेड मीन्स दे आर लिमिटेड। अब ये बात भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, हम इसे लिमिटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका रिप्लेनिशमेंट का जो पीरियड है वो इतना लंबा है जितनी हमारी लंबी हमारे स्पीशी की लाइफ नहीं है। ओके, तो दीज आर नॉट लिमिटेड एंड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट अ ट्रेमेंडस रेट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर तो हमने बहुत अच्छी बना दी, हमने हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे बना दिए, तरह तरह की दवाइयाँ ढूंढ ली, हम लोग एम्प्लॉयमेंट के जरिए पैसा भी कमा रहे हैं, अपने अच्छा इलाज करा पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमने नहीं सीखी, उसी पेस से, जिस पेस से हमने डेवलपमेंट किया, उसी पेस से हमको सीख जाना चाहिए था आइडली कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। एनवायरनमेंट को हमने बहुत ही सेकेंडरी या टर्शरी लेवल पे डाल दिया, हम उसके बारे में नहीं सोचते, हम उससे चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। एनवायरनमेंट से तो ले रहे हैं हम, मान लीजिए अगर आपने आपकी खुद का जो भी एम्प्लॉयमेंट है या आपके घर में आपकी फैमिली का जो भी एम्प्लॉयमेंट है, आप देखोगे चाहे आप किसान हो, चाहे आप फैक्ट्री लगा रखी है आपने, चाहे आप वाइट कॉलर जॉब्स में हैं, आप ब्यूरोक्रेट है ना, डॉक्टर है आप, तो अल्टीमेटली आप देखिए आप नेचर के रिसोर्सेज को ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली वॉट एवर यू आर, मतलब जो भी आप जिस तरीके से भी आप अपनी अर्निंग चला रहे हैं, आपके पेरेंट्स या आप खुद, तो आप देखोगे आप अल्टीमेटली नेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हर एक सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने एक्सप्लॉइट किया, हमने उस हिसाब से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में काम नहीं किया। तो जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चाहिए था, जो हमने नहीं बनाया। हमने क्या किया, भैया इसको एक्सप्लॉइट करो जितना मर्जी कर सकते हैं हम, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हमने उसको जितना मर्जी एक्सप्लॉइट किया। किसी ने ईंट के भट्टे लगा रखे हैं तो उसने मिट्टी निकाले जा रहे हैं, किसी ने स्टोन्स का को क्रश करके बना रखी है, माइंस बना रखी हैं तो निकाल रहे हैं। कोयला जहाँ पे मिल गया कोयले का खनन चल रहा है ना। विंड एनर्जी लगाने की तो वहाँ पे लगा दी। हमें हाइडल पावर स्टेशन बनाने थे तो हमने क्या किया, डैम बना दिए, बहुत बड़े बड़े बांध बना दिए, बिना ये सोचे समझे कि ये बांध बनाने से हमारा नेचर जो है वो खतरे में आ रहा है। हमें जंगल वाले एरिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनानी थी, या हमें जो पेड़ थे उनको कागज़ बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए ज़रूरत थी हमको, हमने बिना सोचे समझे काट डाला उनको, ये भी नहीं देखा कि वो कितनी देर में रिप्लेनिश होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, दिस मैनेजमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources। देखिए जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं, दिस इज़ द नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। मतलब अगेन ये चैप्टर बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, क्योंकि इस चैप्टर में जो बातें हैं ये आप कहीं ना कहीं से पहले से जानते भी हो। अब अगर आप इस क्लास में देख रहे हैं तो आपको ये थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर है। हम सिर्फ तब बात करते हैं जब हम ये देखते हैं कि भाई हमारा घर, दिस इज़ आवर हाउस, और हमने उसको बिल्डअप कर लिया, उसका ड्रेनेज कहाँ जा रहा है, ठीक है, हमने सूएज सिस्टम में जा रहा है, हमने वहाँ पे एसी लगा लिया, उसके बाहर में क्या हुआ, वो गर्म हवा छोड़ रहा है, पता नहीं, हमें बाहर पेड़ है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे घर के अंदर एयर कंडीशनर है ना, उससे हम ठंडी हवा मिल जाएगी हमको। तो क्या होता है कि हम एक लिमिटेड दायरे में सोचना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे पास रिसोर्स हैं तो हम सोचते हैं कि वी आर वेल इनफ। हम ये नहीं सोचते कि नेचर में इतने सारे और लोग रहते हैं, और लोग छोड़ो और अलग तरीके के स्पीशीज़ रहती है, तो उनको कितना ज़्यादा हार्म हो रहा है। तो दिस इज़ द पॉइंट। जब भी हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं तो क्या होता है, तो जब भी हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन तो क्रिएट कर ही रहे हैं। चाहे हम माइनिंग कर रहे हैं, अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो पॉल्यूशन हो रहा है। Sustainable natural resource management demands that we plan for the safe disposal of these waste too। जो भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं किसी भी तरीके से, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आप उस वेस्ट का जो है डिस्पोजल जो है वो सही तरीके से करिए। प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है, ग्लोबल कंसर्न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ रीसेंट ओरिजिन एज कम्पेयर टू द लॉन्ग ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द नेचर कंजर्वेशन इन आवर सोसाइटी। पहले तो हमारे को ये ज़रूरत नहीं पड़ती थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने की, क्योंकि तब तक हमने नेचर को उतनी ज़्यादा तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया था जितना अब हमने पिछले कुछ सालों में किया है। कुछ डिकेड्स में हमने नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है, तो अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की बात करनी पड़ रही है। सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट वर वेल एस्टैब्लिश इन द प्री हिस्टोरिक इंडिया। और एंशियंट लिटरेचर इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल where values and sensitivity of human
टुवर्ड्स नेचर वॉज ग्लोरीफाइड। मैंने आपको यही बताया स्टार्ट जब हमने किया था ये चैप्टर। तो इस जो अगर आप अपने पुराने स्टोरीज, स्क्रिप्चर्स, वेदास, इन सबको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम के लोग भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते थे। वो नेचर को उतना हार्म नहीं करते थे, उतना ही वो नेचर को एक्सप्लॉइट करते थे जितना कि उनको ज़रूरत है, मतलब एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, दे वर जस्ट फुलफिलिंग देयर नीड्स, है ना। तो ये चैप्टर जो था, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हमने बात किया कि हम जो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको हमें रोकने के लिए किस तरीके से रीयूज़, रिसाइकल, ये सब करना चाहिए। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में हमने बात किया था। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम लोग थोड़ी सी और डिटेल के बारे में बात करेंगे। देन वी विल बी फिनिशिंग अवर क्लास 10 NCERT। और NCERT फिनिश करने के साथ साथ हम लोग NCERT का रिविजन का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग रिवाइज करेंगे साइंस को थ्रू MCQs। हम MCQs देंगे और उसी के थ्रू हम साइंस का रिविजन करेंगे। जो कुछ भी हमने पढ़ा है हम रिविजन MCQs के थ्रू करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I hope you understood the chapter. Thank you so much and best of luck for your preparation.